Hey guys, welcome to India's largest and the most impactful live learning platform that is Physics वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन से चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पानी, यानी कि वाटर। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पानी के बारे में, है ना। तो क्या क्या पढ़ेंगे भैया पानी के बारे में, प्लीज बता दीजिए हम लोगों को, हम छोटे छोटे बच्चे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यूजेस ऑफ वाटर के बारे में, यानी जो पानी है इसके क्या क्या इस्तेमाल है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा। उसके बाद भैया क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, यानी हमें पानी कहां से मिलता है। बहुत बेहतरीन सवाल भी करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो साथ में जब देखते जा रहे हो तो इन क्वेश्चंस को सोच के आंसर भी करना, ठीक है। चलो आगे चलते प्यारे बच्चों। उसके बाद बात करेंगे वाटर साइकिल। एक साइकिल होती है जो हम चलाते हैं, ये साइकिल वो है जो नेचर चलाता है। सोचेंगे और जानेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है भैया, फिर पढ़ाएंगे बैक टू ओशियंस के बारे में, बहुत मजा आएगा। धीरे धीरे जब आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। What if it rains easily, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा कि बारिश ना हो तो क्या होगा। उसके बाद बारिश हो रही है तो उसके पानी को बचाएंगे, कैसे बचाएंगे, उस सब चीजों के बारे में हम लोग करेंगे यहाँ पे डिटेल में चर्चा। ठीक है, चालू करते हैं फटाफट से हमारी क्लास को, ठीक है ना। यहां पर फटाफट से हम अपनी क्लास को यहाँ पे चालू करते हैं। तो चालू करता हूं मैं अपनी क्लास को, आप लोगों से एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए, यह फैक्ट सभी को पता है कि जो अर्थ है, यानी जो हमारी पृथ्वी है, उस पे 71%, 71% जो है वो बेसिकली अर्थ का जो सरफेस है वो पानी से कवर्ड है। ये बेसिक बात आपको पता है कि नहीं पता है कि जो अर्थ है यानी जो पृथ्वी है उस पे 71% हमारे पास पानी है, बाकी तो जमीन है, ठीक है ना। अब देखिए, उसके बाद आपने ये देखा होगा जल है तो कल है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है, पानी को बचाने की क्या जरूरत है सुनील भैया। जब आप कह रहे हो कि अगर इस पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर है यानी जिसके अंदर गैसेज हैं, लिथोस्फेयर है यानी जमीन, और बाकी हाइड्रोस्फीयर। तो ये हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, हाइड्रो मतलब वाटर, स्फीयर मतलब रीजन, यानी पानी से जो कवर्ड रीजन है अर्थ का, 71% पृथ्वी पानी से घिरी हुई है। तो फिर पानी को बचाने की जरूरत क्या है। बार बार कहते हैं जल है तो कल है, बिजली बचाओ, पानी बचाओ, सबको पढ़ाओ। क्यों बचाएं पानी, इतना सारा पानी है ना, इतना सारा पानी है, सारे समुद्र भरे पड़े हैं, नदियां भरी पड़ी हैं, ओशियन सी सब भरे तो हैं, दिक्कत क्या है, यही तो दिक्कत है, समझो। देखो 71% अर्थ का सरफेस पानी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन इस वाटर का अगर मैं ब्रेकअप देखूं, ये सिर्फ और सिर्फ पानी है, इस पानी का अगर मैं ब्रेकअप देखूं तो इसके अंदर हमारे पास जो पानी हम यूज कर सकते हैं, अगर इस वाटर को टोटल इस पानी की कॉम्पोजिशन की बात करूं कि भाई 71% जो पानी है उस पानी की बात करूं, तो यहां पर तुम्हें पता होगा कि ये 97.5% जो है, इसमें टोटल 100 का 97.5% तो क्या है, सॉल्टी वाटर है। और जो इसमें से 2.5% बचता है ना, वो बेसिकली फ्रेश वाटर है। समझ रहे हो मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि ये टोटल जो पानी है 71% अर्थ सरफेस पे पानी है। अब इस पानी को अगर मैं तोड़ूं कि भैया कौन सा पानी कितना कितना है, तो यहां पे 97.5% तो तुम्हारा सॉल्टी वाटर है जो तुम्हारा ओशियंस और सीज में अवेलेबल है, और फ्रेश वाटर यानी जो हमारे कंजम्पशन के लिए सही है वो 2.5% ही है। तुम समझ रहे हो, हम ये वाला पानी यूज करते हैं, ठीक है ना, फिट फॉर आर डेली नीड्स, हमारी डेली नीड्स के लिए भैया, नहाने के लिए, धोने के लिए, पीने के लिए, सब्जियां धोने के लिए, पोछा लगाने के लिए, सिर्फ यही पानी हमारे पास सही है, फ्रेश वाटर जिसको हम बोलते हैं। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों हम कहते हैं कि पानी को बचाओ, जुडिशियसली यूज करो। ये समुद्री पानी हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है ना, ये समुद्री पानी हमारे किसी काम का नहीं है, बिकॉज इसको तुम पी नहीं सकते हो, इसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। नमक वगैरह भी तुम्हें पता होगा कि समुद्र के पानी से मिलता है, वो सब उसमें डिजॉल्व है, हमें सिर्फ पानी चाहिए। तो ये जो पानी है दैट इज नोन एज फ्रेश वाटर, जो हमारे यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम यूज कर सकते हैं। हमारा इससे क्या मतलब है,
समझ रहे हो? इसीलिए कहते हैं पानी को बचाइए, क्योंकि ये बहुत कम है। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा तुम्हें मिल जाता है, कुछ तुम्हारा ग्लेशियर्स में सॉलिड फॉर्मेट में है, आइस कैप्स में, कहां से लाओगे? कुछ तुम्हारा ग्राउंड वाटर के फॉर्मेट में, यानी जमीन से खोद के जिसे हम निकालते हैं, समझ रहे हो? तो इसके अंदर भी जो परसेंटेज है फिर जो हमारे पास आ रहा है वो बहुत कम 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 है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों कि पानी को हमें बचाना है। जल है तो कल है, समझ रहे हो? इसीलिए तुम्हारे घर के बाहर नल है। चलो भैया जी, ओके, मजा आ रिया। अब पानी की यूजेस क्या क्या तुम खुद बताओ। पानी क्या है? तुम पीते हो, है ना? पानी पीते हैं भैया हम लोग, बड़ा मजा आता है। भैया आप भी पीजिए पानी, देखिए मैं भी पी लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ये देखिए ऐसे करके, जल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी, दांत साफ करते हो ना बेटा सुबह सुबह, करने चाहिए, कैविटीज हो जाएगी वरना। आगे चल के तुमको क्लास 10th में पढ़ाऊंगा, बैक्टीरिया जो होता है ना, वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, हमारे मुंह में पॉटी कर देते हैं। सही बता रहा हूं, देसी टर्म यूज कर रहा हूं, बट ये सच्चाई है बेटा, ठीक है ना? उसको लोग बोलते हैं वेस्ट, एक्चुअली वो वेस्ट वही है, वो वेस्ट एसिडिक भी होता है। आगे चल के तुम पढ़ोगे, जिस वजह से तुम ब्रश करते हो, पानी चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं अब तुमने पेस्ट लगाया मुंह में, क्या अब जैसे अपन ने ब्रशिंग स्टार्ट करी उसके बाद कुल्ला करना पड़ता है ना, वो पेस्ट खा थोड़ी जाते हम, कुल्ला करना पड़ता है। तो ब्रशिंग के लिए भी चाहिए, मॉपिंग मतलब पोंछा लगाने के लिए मम्मी पोंछा लगाती है और हम लोग को डांटती है ना कि भागना दौड़ना मत, खराब हो जाएगा। पोंछा लगाने के लिए क्या चाहिए? पानी। सब्जियां धोने के लिए क्या चाहिए? पानी। समझ रहे हो? तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है जिसके लिए आपको पानी चाहिए। और किस किस एक्टिविटी के लिए चाहिए सोचो? नहाने के लिए चाहिए सुनील भैया, गाड़ी को धोने के लिए चाहिए, है ना? बेदिंग के लिए चाहिए, है ना? उसके बाद क्लीनिंग ऑफ कार या किसी भी चीज की क्लीनिंग के लिए चाहिए हमें, है ना? बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसमें हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है भैया? अब इसके सोर्सेस क्या क्या है? देखिए सोर्सेस तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना? और अदर यूजेस भी मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर सोर्सेज भी बता दूंगा। तो अदर सोर्सेज मतलब अदर यूजेस क्या है भाई? प्लांट्स को पानी देना है, नहाना है, फूड कुक करना है, इरिगेशन करना है, ये सारी कुछ और अदर एक्टिविटीज है। प्लीज इसको ध्यान से देखिए भाई, पेड़ पौधों को पानी देना, नहाना, फूड कुक करना, इरिगेशन, है ना? फसलों को पानी पिलाना, ये सारी चीजें। इरिगेशन समझते हो ना? फसलों को पानी पिलाना। उसकी एक टेक्निक तुम्हें बताई गई होगी, ड्रिप इरिगेशन, पानी को बचाने के लिए, है ना? इरिगेशन, खाना पकाना, नहाना, पानी देना प्लांट्स को, ये सारी की सारी एक्टिविटीज के लिए हमें पानी चाहिए। इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा है। और ये पानी कुछ और नहीं है, ये सारी एक्टिविटीज के लिए जो तुम्हें पानी चाहिए बेटा, इस पानी को हम लोग क्या कहते हैं? इस पानी को हम लोग कहते हैं फ्रेश वाटर। इसमें तुम समुद्री पानी यूज नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो? ये वही बात होती है, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, तुम्हारे चारों तरफ पानी 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 पानी, लेकिन उस पानी का कोई यूज नहीं है, ठीक है? क्योंकि उसमें डिजॉल्व सॉल्ट बहुत ज्यादा है। तुम उसमें से सॉल्ट हटाओ और फिर पानी ले लो तो वो काम आता है। वो कैसे आता है वो भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है? अब हमें पानी कहां कहां से मिलता है? देखिए हमें पानी कहां कहां से मिलता है, जैसे कि हमारा जो जमीन वाला पानी है, जो जमीन के अंदर पानी है, आपको पता है ना जमीन के अंदर पानी होता है, कैसे आता है अभी हम इसकी चर्चा करेंगे, है ना? जमीन के अंदर पानी होता है कि नहीं होता है, इतना तो मुझे बताओ भाई। जमीन में से खोद के हम लोग पानी निकालते हैं ना, जैसे कि तुमने देखा होगा ये हैंडपंप चलाते हैं गांव के अंदर, ऐसे हैंडपंप होता है, खच्ची खच्च खच्ची खच्च पानी निकलता है। गदर पिक्चर में देखा था, हैंडपंप उखाड़ के मारता है, वो हैंडपंप क्या करता है? पानी निकालता है, ग्राउंड वाटर को निकालता है, ठीक है? अब नदियां हैं, ये फ्रेश वाटर का सोर्स है, ठीक है? पॉन्ड है, वेल है ना? वेल मतलब होता है बेसिकली आपका कुआं, ये भी ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए होता है। पॉन्ड, रिवर्स, ये सारे के सारे हमारे किसके काम आती हैं? ये सारी की सारी हमारी फ्रेश वाटर्स है। पॉन्ड समझते हो? पॉन्ड क्या होता है? पॉन्ड होता है तालाब, ठीक है ना? तालाब को बेसिकली कहते हैं बेटा पॉन्ड। रिवर होती है तुम्हारी नदी, ठीक है ना बेटा? ये नद भी एक हमारे पास, ब्रह्मपुत्र नद। उसके बाद और सोर्सेज क्या है सुनील भैया? और सोर्सेज जो फ्रेश वाटर के हैं वो है आपका लेक। अब ये आपके किसके हो जाते हैं? ये आपके बेसिकली हो जाते हैं सॉल्टी वाटर के, ठीक है? सॉल्टी वाटर डायरेक्टली वी कांट यूज, हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली वी कांट यूज। अभी तक मैंने आपको कोई एडवांस चीज नहीं बताई है, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमारे पास अर्थ पे बहुत पानी है, लेकिन हमारी यूज के लिए जो सेफ है दैट इज ओनली फ्रेश वाटर। एंड उसके बाद हम किस किस यूज में लेते हैं पानी को वो हमें समझ में आया। इस वजह से हमें समझ में ये आ रहा है कि बहुत सारे न्यूमेरस एप्लीकेशंस है और जिस पानी को हम यूज कर सकते हैं वो बहुत कम है, इसीलिए हमें उससे बड़ा ध्यान से यूज करना है।
तो वो पानी रिचार्ज होता है, जब भी बारिश आती है तो वो पानी रिचार्ज होता है, लेकिन स्टिल हमें उस पानी को बचा के रखना है, ठीक है ना। अगर कोई आपको बोलता है सीज और ओशन, तो हमेशा याद रखिए ये सॉल्टी वाटर, नमकीन पानी होता है जिसे आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, प्लीज इसको समझिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें यहां पे समझ में आ रही है, ठीक है। ये स्लाइड आपको सारी की सारी समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आई थिंक आपको समझ में आया। उसके बाद यूजेज ऑफ वाटर आपको अच्छे से समझ में आ गए, एंड उसके बाद हमें पानी कहां से मिलता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, oceans play an important role in supplying the water that we use. Do you find this surprising? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैंने अभी 1 मिनट पहले एक चीज लिखी थी कि हम ओशंस और जो सीज का जो पानी है इसे डायरेक्टली यूज तो नहीं कर सकते, बट यहां पर एक बात लिखी हुई, यहां पे लिखा हुआ है कि जो ओशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें पानी पहुंचाने में। तो आपको ये सरप्राइजिंग लगता है कि नहीं लगता है? देखिए, ये कह रहा है जो ओशंस हैं वो कहीं ना कहीं हम तक पानी पहुंचा रहे हैं। ये जो ओशंस हैं ये कहीं ना कहीं हम तक पानी पहुंचा रहे हैं, और ये पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सोचिए पानी हम तक कैसे आ रहा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये पानी हम तक कैसे आ रहा होगा। हमारा जो ओशंस है इनका पानी हमारे तक आता है, लेकिन कैसे आता है? अगर ये पानी ना आए तो शायद हम जिंदा ना रहें, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ये पानी इधर आता है या ये हमारा वाला पानी उधर जाता है, कैसे होता है, क्या होता है, अभी तो आपको पता चलेगा। ये बात आप याद रखना कि यहां पर टोटल वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट। पृथ्वी पे जितना पानी है वो आपका हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। अगर वो यहां मान लीजिए कि समुद्र में बढ़ रहा है, ओशंस में बढ़ रहा है, तो ऐसा होगा कि ग्राउंड वाटर जो होगा, जमीन के अंदर जो पानी है वहां पे घट रहा होगा। अगर उधर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे यहां घट रहा होगा। कहीं ना कहीं जो पानी अवेलेबल है, जैसे हवा में नमी है वो बढ़ रही होगी, ग्राउंड वाटर बेसिकली बढ़ रहा होगा, ओशंस में घट रहा होगा, तो कहीं ना कहीं कोई घट रहा होगा, कहीं बढ़ रहा होगा। लेकिन ओवरऑल जितना इस पृथ्वी पे पानी है हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक समान रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता प्यारे बच्चों। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब एक और चीज सोचते हैं। एक चीज आपने सुनील भी हमारे दिमाग में सोचने के लिए डाली है कि जो समुद्र का पानी है वो कहीं ना कहीं तक हम तक आता है। कैसे आता है? अब इसको सोचिए। अब इसको सोचने के लिए आपको एक और चीज सोचनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सारी चीजें हो जाएगी। देखो कैसे। हाउ वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम द वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये पानी जो है, हाउ वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप, यानी आप गीले कपड़े, आपने देखा होगा भाई, मम्मी होती हैं आपकी या आपके घर में जो काम वाली आंटी जी आती हैं, वो कपड़े जब धोती हैं, धो के ऊपर सुखाने के लिए रखते हैं। अब सूखते कैसे हैं ये? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर हम किसी भी गीली चीज को रखते हैं, थोड़ी देर के बाद वो सूख जाती है। हाँ जी भैया, सूख जाती है। कैसे सूखती है? व्हाट इज द प्रोसेस? थोड़ा सा दिमाग लगाना हमको, यहां पे हमें चीज का आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग ऐसे कपड़ों को रखते हैं और कपड़े सूख जाते हैं। होता क्या है इसमें से कि यहां पर जो पानी है इनके अंदर, है ना, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर जो पानी है ये पानी हमारा उड़ जाता है ना, ये पानी हमारा उड़ जाता है, उड़ जाता है, उड़ जाता है, उड़ जाता है, उड़ जाता है। अब समझ में आ रहा है सुनील भैया? कुछ कुछ उड़ जाता है, यानी हमारा जो वाटर है वो बेसिकली वाटर की वेपर बन जाती है ना। यानी अगर हम बात करें कि ये हमारा लिक्विड हो तो ये हमारी क्या है? गैस बन जाती है। जैसे हम लोग सुनील भैया घर पे भी करते हैं, पानी को जब बॉईल करते हैं सुनील भैया, तो पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है। वहां पर हम लोग आर्टिफिशियल हीट देते हैं, है ना। घर में तो सिलेंडर से हम लोग हीट दे रहे होते हैं, उसको हम बॉइलिंग कहते हैं। यहां पे ये प्रोसेस नेचर करवाता है, नेचर भी इस प्रोसेस को करवाता है। इस प्रोसेस को जो नेचर करवाता है इसको बेटा हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। क्या कहते हैं बेटा? इवेपोरेशन। यानी जो नेचर करवा रहा है इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। इस बात को आपको समझना है। तो कपड़े गीले थे, हमने सुखाने के लिए रखे, उसमें से पानी उड़ गया और कपड़े सूख गए, तो वो जो पानी है वो वाटर वेपर बनके एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा। तो हमने जब कपड़े सुखाने के लिए रखे, वो कपड़े कैसे सूखते हैं? उसमें से पानी हमारा एयर में भाप बन के उड़ जाता है, कपड़े सूख जाते हैं। सिंपल सी बात है। और इस प्रोसेस को नेचर करवाता है, नेचुरल प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। क्या आपको ये बेसिक सी बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है क्या बात? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? ठीक है। अब देखिए, इस इवेपोरेशन को समझने के बाद
आपको यह बात समझ में आएगी कि समुद्र का पानी हम तक कैसे पहुंचता है। अब सुनील भैया कंसेप्ट्स को थोड़ा सा लिंक करने में हमारी मदद कीजिए। ओशियंस का पानी हम तक आ रहा है, आपने बताया कि कपड़ों में से पानी उड़ता है, ऐसे आसपास में चीजों से पानी उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है, तो हम तक कैसे आता है ओशियंस का पानी, यही समझना है। देखिएगा बहुत ध्यान से। अब मान लीजिए ये आपकी कोई भी वाटर बॉडी है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ओशियंस है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर इसको मैं मान लेता हूं कि ये हमारा क्या है, ओशियन है। कोई भी एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, इमेजिन करना कि हमारा कोई ओशियन या फिर हमारा कोई सी है, ठीक है ना, ओशियन या फिर हमारा कोई सी है, ठीक है ना बेटा, समुद्र है या सागर है, समुद्र और सागर, ओशियन, समुद्र, समुद्र सागर, है ना, ऐसे होता ना, सी एंड ओशियन, समुद्र एंड सागर। तो यहां पर जो हमारा वाटर बॉडी है, अब होता क्या है, सूरज से धूप आती है, सूरज से धूप आती है, तो जैसे आप लोग कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं तो कपड़े में से पानी उड़ जाता है, अगर हम धूप में रखते हैं कपड़ों को तो, है ना, उड़ जाता है। सिमिलरली यहां पर जो वाटर है बेटा, ये वाटर जो है आपका, ये वाटर आपका कन्वर्ट होता है किसमें, ये वाटर आपका कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में। क्या होता है बेटा, ये आपका वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में। तो सबसे पहला स्टेप यहां पर क्या होता है कि वाटर जो आपका वाटर बॉडीज का है ये कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, यानी क्या बन जाती है बेटा, ये बन जाती है आपकी भाप। क्या बन जाती है बेटा, ये बन जाती है आपकी भाप। ये पहला स्टेप है जिसे हम बेसिकली बोलते हैं इवेपोरेशन। प्लीज रिमेंबर दिस टर्म इज नोन एज इवेपोरेशन। तो नेचर में जैसे मान लीजिए ओशंस है, समुद्र है, रिवर है, लेक है, सबके साथ ये प्रोसेस होता है कि जब सूरज की धूप उन पे पड़ती है तो उनका जो ऊपर वाला जो पानी का लेयर है वो भाप बन के ऊपर जाता है। समझ में आ रही है बात, आ रही है सुनील भैया? तुम नॉर्मली भी इसको कर सकते हो, एक प्लेट में थोड़ा सा 1 कप पानी, मतलब ऐसे एक ढक्कन पानी डालना, धूप में रखना, थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा वो। या नॉर्मल रूम पे भी रखोगे तो भी होगा, लेकिन धीरे होगा थोड़ा। तुम एक प्लेट में 1 ढक्कन पानी डालो, दूसरी प्लेट में भी 1 ढक्कन पानी डालो, एक को तुम रूम में रखो, एक को तुम सूरज में रखो, वो सूरज वाला जल्दी उड़ेगा, ये वाला भी उड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। क्यों होगा ये भी हम बात करेंगे आगे, अभी करेंगे। पर भैया हमें पहला स्टेप समझ में आ गया कि ये पानी इवेपोरेट करेगा, बहुत बढ़िया। अब होता क्या है बेटा सेकंड स्टेप में, आपकी जो वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर जैसे जैसे ऊपर 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 जाएगी ये ठंडी होगी, ठीक है बेटा। वाटर वेपर राइजेस, वाटर वेपर राइजेस एंड कूल्स, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे भाप ऊपर जाएगी धीरे 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 ये ठंडी होती जाएगी, और एक टाइम पे इसका उल्टा प्रोसेस होगा। जैसे वाटर टू वाटर वेपर बना था, अब ये वाटर वेपर वापस ठंडी होने के बाद, देखिए यहां पर तो ये गर्म हुई थी, है ना, इसको हीट मिली थी ना, सूरज ने इसको हीट दी थी, सूरज की गर्मी की वजह से पानी वाटर वेपर बना था। अब यहां पे ये वाटर वेपर क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, और वापस क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी। ये तुम आर्टिफिशियली भी देख सकते हो, अगर तुमको ये प्रोसेस आर्टिफिशियली देखना है तो तुम इसको घर पे देख सकते हो। आज एक तुम लोग छोटा सा पैन लेना, उसमें पानी लेना और फिर नीचे से उसको जलाना, ठीक है। थोड़ी देर के बाद पानी उड़ने लगेगा, यानी तुमने पानी को जब हीट दी तो वो भाप बन रहा है, हाँ जी भैया, लेकिन उसको इवेपोरेशन नहीं, उसको बॉइलिंग बोलेंगे। इसके बारे में डिटेल डिफरेंस 9th क्लास में आएगा, लेकिन अभी तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर नेचर से वो हीट मिल रही तो इवेपोरेशन, अगर हम दे रहे तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग। भाप में कन्वर्ट हो गया, उसके ऊपर एक प्लेट रख दो, जैसे वो भाप हो जाएगी उस प्लेट पे जाके ठंडी हो जाएगी, वापस पानी बन जाएगा। अब इस प्रोसेस को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन। तो पानी आपका भाप बनेगा तो इवेपोरेशन, और वो भाप ऊपर जाकर ठंडी होगी तो वो बेसिकली कहलाएगा कंडेंसेशन। ठीक है सर, बहुत बहुत बढ़िया। अब ये क्या बनाएगा, जो वाटर है, ठीक है ना, ये टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी पानी की बूंदें बनाएगा, और ये छोटी छोटी पानी की बूंदें मिलके वहां पे बनाएगी आपके क्लाउड्स। ये क्या बनाएगी बेटा, आपके क्लाउड्स बना देगी। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बात, क्लाउड्स बन गए। अब अगला स्टेप क्या होता है, अब अगला स्टेप होता है प्रेसिपिटेशन। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होता जितना तुम्हें लग रहा है कि बहुत आसानी से होता है। बादलों को बरसने में वक्त लगता है, इसकी मैकेनिज्म में क्लास 9th में आएगी, है ना, जब हम कोलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि थर्ड स्टेप तुम्हारा क्या है, थर्ड स्टेप है तुम्हारा प्रेसिपिटेशन। यानी कि
यानी कि तुम्हारे जो बादल है अब वो बरसेंगे। वो था ना, बरसो रे मेगा मेगा बरसो रे मेगा बरसो, तो ये बादल बरस रहे हैं, या फिर बरस जा ए बादल बरस जा, तो ये बादल जो है वो बरसेंगे। पहले पानी उड़ा, ये तुम्हारा कहां से उड़ सकता है पानी? ये पानी तुम्हारा उड़ रहा है ओशन से, ठीक है, सीज से, लेक्स से, रिवर्स से। लेक समझते हो? झील, रिवर यानी नदी, पॉन्ड यानी तालाब, एटसेट्रा, यहां से उड़ता है सारा का सारा पानी। ये उड़ के इवेपोरेट हुआ, वाटर वेपर बना, वाटर वेपर ठंडी हुई, वापस पानी बना, ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स ऊपर जाके बादल बनाती है, ये बादल बरसते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। एंड उसके बाद लास्ट स्टेप होता है, वापस ये सारा का सारी पानी वापस कलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि अर्थ पे जितना पानी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इतना है उतना ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। तो यहां से इवेपोरेट हुआ, कंडेंस हुआ, प्रेसिपिटेशन यानी बारिश हुई, इवेपोरेट हुआ, कंडेंस हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ यानी बारिश हुई। बारिश भी अलग अलग तरीके से हो सकती है, अभी बताएंगे। और फिर फाइनली लास्ट स्टेप है कलेक्शन, मतलब जिस वाटर बॉडी से उड़ा था उन्हीं वाटर बॉडीज में वापस आ जाता है। इस स्टेप को बेसिकली कहते हैं कलेक्शन। तो इवेपोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन फॉलोड बाय कलेक्शन, ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं साइकिल 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 साइकिल। ये प्रोसेस बार बार हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे जो अर्थ है उसमें चलता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? साइकिल। इसको क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अरे मजा आ रहा है तुम लोगों को? कुछ नया जानने के लिए मिल रहा है, फन आ रहा है? तो तुम लोग कहां पे हो? फिजिक्स वाला पे हो, सुनील भैया की क्लास में हो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ। आ रहा है भैया, बहुत बढ़िया। तो अब जल्दी जल्दी देखते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस दैट चेंजेस द लिक्विड टू दी गैसियस वाटर, दैट इज वाटर वेपर, यानी वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्जन होना, ये आपका इवेपोरेशन है। वाटर जो है वो भी पानी है, वाटर वेपर भी एक पानी का ही फॉर्म है, बस ये लिक्विड है वो गैस है, ठीक है बेटा? सही है भैया। कंडेंसेशन क्या है? जिसमें कि आपका वाटर वेपर जो है इन द एयर इज चेंज इनटू लिक्विड वाटर। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, इट इज इंपॉर्टेंट टू द वाटर साइकिल बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तो वाटर वेपर्स का वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना है, वाटर में कन्वर्ट होना है, इस कंडेंसेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बादल बनने के लिए। के बाद प्रेसिपिटेशन इज द वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस। अब ये किस फॉर्मेट में हो सकता है? नॉर्मल रेन के फॉर्मेट में हो सकता है, ये आपका हेल के फॉर्मेट में हो सकता है, और ये आपका स्नो के फॉर्मेट में भी हो सकता है। हेल का मतलब क्या होता है? हेल का मतलब होता है ओले। आसमान से कभी देखा है ओले गिरते हैं? ओले क्या होते हैं? फ्रोजन रेन ड्रॉप्स। देखो क्या होती है, जब आपकी पानी की बूंदें ऊपर से गिरती हैं तो इधर इन द फॉर्म ऑफ रेन, जब बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी तो वो पानी की जो बूंदें हैं वो सॉलिड फॉर्मेट में गिरेगी, उनको हम बेसिकली कहते हैं ओले गिरना, ओले बरसना। और जब ये बहुत सारे स्नो, यानी क्या होता है कि बहुत सारी जो बर्फ के क्रिस्टल्स हैं, यानी इसमें तो ऐसा होगा कि भैया एक आपका जो वाटर ड्रॉपलेट है वो ठंडी होकर उसने एक ऐसा शेप बना लिया, फ्रोजन आइस ड्रॉप का गिर गई। अब ऐसी बहुत सारी जब कंबाइन कर जाती हैं, ऐसी बहुत सारी रेन ड्रॉप्स जब कंबाइन कर जाती है, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स कंबाइन कर जाती हैं, तो वो क्या बनाती हैं? वो बेसिकली बनाती हैं स्नो, ठीक है ना। जब बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, देखिए रेन ड्रॉप जब ठंडी होगी तो हेल बनेगा, ओला। अब ये ओले बहुत सारे कंबाइन कर जाएंगे, जब बहुत ठंडा हो जाएगा तो बेसिकली बनेगा स्नो। तो बर्फ गिरना जिसको कहते हैं कि बर्फ गिर रही है, इसको कहते हैं स्नो। तो ये एक तरीके से प्रेसिपिटेशन है कि ऊपर से गिर रहे हैं, प्रेसिपिटेट पड़ रहे हैं। जितना ज्यादा तुम्हारा वाटर वेपर ठंडा होगा, या तो वो पहले पानी बनेगा फिर सॉलिड फॉर्म में बनेगा, और ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो बेसिकली स्नो बन के गिरने लगेगा, यानी बर्फ बन के गिरने लगेगा। समझ रहे हो? तो रेन ड्रॉप्स थी, ठंडी भी, तो हेल बन गई, यानी ओला बन गई, ओला ओला। पहले तो हमारे पास था वाटर वेपर, वाटर वेपर ठंडी हुई तो बना पानी, यानी गैस को ठंडा किया तो बना लिक्विड, लिक्विड को और ठंडा करोगे तो बनेगा सॉलिड। जैसे घर में पानी होता है, फ्रिज में रखते हैं तो बर्फ बन जाता है ना, ठंडा हुआ तो बर्फ बन गया। और बहुत सारे अगर ये जो बर्फ के पार्ट्स है, जैसे जो है ना ये हेल है, जो सॉलिड रेन ड्रॉप्स है, ये अटैच होंगे तो बेसिकली बनेगा आपका स्नो। इस फॉर्मेट में भी प्रेसिपिटेशन होता है। आई होप आपको याद होगा और आपने देखा भी होगा। एंड सबसे आखिरी में बेसिकली प्रोसेस होता है व्हेन द वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स एज रेन, स्नो, हेल और स्लीट गेट कलेक्टेड इन द ओशंस, रिवर, स्ट्रीम्स, दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज कलेक्शन।
तो वापस जिन सोर्सेस से इवेपोरेशन हुआ था उसके अंदर ही वापस वो पानी आ जाए, उसको कलेक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अरे इजी लग रहा है क्या? जहां से निकला था वहीं पे वापस आ रहा है। तो क्या हमको ओशियंस का पानी मिलता है? बिल्कुल मिलता है। वो पानी इवेपोरेट होता है और मेजर जो सोर्स है बारिश का वो आपके ओशियंस और सीज ही है। मेजर सोर्स ऑफ रेन इज ओशियंस एंड सीज। उनसे ही बेसिकली पानी उड़ता है, बादल बनते हैं, आता है, बरसते हैं। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ऑल राइट सर। अच्छा, अब एटमॉस्फेयर में पानी के जाने का एक और तरीका है। ठीक है, एक तरीका तो क्या है? एक तरीका आपके पास क्या है? एक तरीका दैट वाटर टू वाटर वेपर। अब ये जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में जाते हैं वाटर टू वाटर वेपर, है ना, यानी इवेपोरेशन, इसके बेसिकली आपके पास यहां पर दो सोर्सेज हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला सोर्स क्या है आपके पास? द वेरी फर्स्ट सोर्स, वाटर बॉडीज। क्या है बेटा? सबसे पहला सोर्स है बेसिकली वाटर बॉडीज। जो आपकी वाटर बॉडीज है, पहला सोर्स तो आपके पास वो है। वाटर बॉडीज में क्या क्या आ जाएगा? वाटर बॉडीज में आपके पास आ जाएंगे ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा। ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा आपके पास है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। नॉलेज के लिए आपको बताता हूं कि जो तीसरा और चौथा कौन सा है। तीसरा नोट कीजिए सबसे पहले और फिर चौथा नोट कीजिए। ठीक है। तीसरा है कि जो आपका सरफेसेस हैं, जो ग्राउंड है, उससे सॉइल लूज करती है। सॉइल लूजेस वाटर। जब ज्यादा गर्मी होगी तो सॉइल से भी पानी निकलेगा एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर जाएगा। और ह्यूमन बींग्स का जो रेस्पिरेशन होता है या ऑर्गेनिजम्स का जो रेस्पिरेशन होता है उससे भी आपका ये जनरेट होता है। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो अगर रेस्पिरेशन होगा तब भी ये बेसिकली आपका जनरेट होगा। जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं, जैसे हम लोग की बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, ब्रीदिंग होती है, फिर बॉडी में वो ऑक्सीजन जाती है, ग्लूकोज को तोड़ती है, CO2 और H2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकलता है। तो हम जब इंसान रेस्पिरेशन करते हैं तो हम भी वाटर वेपर जनरेट करते हैं और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये भी वाटर वेपर जनरेट करते हैं। बुक में सिर्फ ये दो है, मैंने आपको दो और एक्स्ट्रा बताया। तो ध्यान से इसको नोट करेंगे, फटाफट से इसको नोट करेंगे कि एटमॉस्फेयर के अंदर आपका जब इवेपोरेशन होता है, ध्यान से सुनना, एटमॉस्फेयर के अंदर जब आपका बेसिकली इवेपोरेशन होता है यानी पानी वाटर वेपर बनके एटमॉस्फेयर में घुसे, पानी भाप बनके जब एटमॉस्फेयर में घुसता है तो चार तरीके हैं। वाटर बॉडीज यानी ओशियन से, सीज से, रिवर से, एक तो इससे आएगा। दूसरा ट्रांसपीरेशन से आएगा। क्या होता है अभी बताऊंगा मैं यहां पे। तीसरा होता है कि जो आपकी जो मिट्टी है वो पानी को लूज करती है, सॉइल लूजेस वाटर। और चौथा है रेस्पिरेशन, यानी जो इंसान रेस्पिरेशन करते हैं उस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हमें एनर्जी मिलती है उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे कि हम हवा लेते हैं। अब इस हवा को जब हम अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, तो इसमें जो ऑक्सीजन नाम का कंपोनेंट है वो हमारे जो बॉडी में ग्लूकोज है उससे इंटरैक्ट करता है। इतना अगर आपको पता है तो बढ़िया है, नहीं तो आप आगे चल के इसको पढ़ेंगे। उससे इंटरैक्ट करता है, उसको तोड़ता है, रिएक्ट करता है और हमें एनर्जी मिलती है। अब उस एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर भी जनरेट होता है। ये आप आगे चल के पढ़ेंगे। मिट्टी पानी कैसे लूज करती है? भाई धूप आ रही है, मिट्टी में पानी था, है ना, होल्ड करके रखा था, धूप पड़ेगी तो वो पानी को लूज करेगी, वो भाप बन के एटमॉस्फेयर में आएगा। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन ऑकर्स व्हेन द प्लांट्स टेक अप द लिक्विड वाटर फ्रॉम द सॉइल। हमें पता है कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या है, वो आप समझिए पहले। उससे पहले इतना बताओ कि आपके जो प्लांट्स है, यानी जो प्लांट्स है उनकी जो रूट्स होती है, जड़ें, वो जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करती है, जमीन से पानी को लेती है। ठीक है ना। प्लांट्स टेक द लिक्विड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब इसमें क्या होता है? ठीक है ना, यूजेस इट, एक तो ये होता है, एंड सम इवेपोरेट्स। पूरा का पूरा तो यूज नहीं हो पाता है, तो कुछ क्या होता है कि प्लांट से इवेपोरेट हो जाता है। तो जो रूट्स है ना, वो बेसिकली जमीन से पानी लेती हैं। अब जितना उनका काम हो जाता है उतना तो बेसिकली यूज कर लेती हैं, बचा हुआ जो पार्ट है वो पानी का उड़ जाता है। ठीक है ना। एंड रिलीज द वाटर वेपर इनटू द एयर फ्रॉम देयर लीव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जहां पे पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां पे थोड़ी ठंडक ज्यादा होती है। ठीक है ना, वाटर वेपर आ जाती है, इस वजह से ठंडक ज्यादा होती है। तो वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट बाय ट्रांसपीरेशन। ये जो प्लांट्स होते हैं, है ना, इस प्लांट्स के जो बेसिकली लीव्स हैं, जो लीव्स हैं
इनमें एक चीज होती है जिसको आप आगे चल के पढ़ेंगे, स्टोमेटा। यहां से पानी जो है ये लोग लूज करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ दी वाटर वेपर। एयर में वाटर वेपर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो एयर में वाटर वेपर 4 तरीकों से आती है। सबसे पहला वाटर बॉडीज की तरफ से, ओशन, सीज, रिवर्स एंड आपके लेक्स, पॉन्ड्स। दूसरा ट्रांसपीरेशन, जो आपके बेसिकली कौन करता है, ट्रांसपीरेशन इज बीइंग डन बाय प्लांट्स। प्लीज नोट, ट्रांसपीरेशन इज बीइंग डन बाय प्लांट्स। उसके बाद सॉइल आपका पानी लूज करती है, एंड देन रेस्पिरेशन बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये 4 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, प्लीज नोट देम डाउन। और अगर पीछे वाला नोट नहीं किया तो इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, है ना। वैसे तो आई थिंक मैंने बहुत इनफ एक्सप्लेन आपको कर दिया, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ ही रही होगी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया सुनील भैया, मजा आ रहा है। देखिए, इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। इंटरेस्ट आ रहा है ना सभी को, मजा आ रहा है ना सभी को, ये मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सोचें। किताब के फ्लो में नहीं पढ़ाना चाहता मैं कि आप सोच नहीं रहे हैं। यू नीड टू थिंक अ लॉट, यू नीड टू थिंक अ लॉट, यू नीड टू थिंक अ लॉट। अब देखिए, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं कि मैं आपको कुछ कपड़े देता हूं, 5 कपड़े देता हूं जिनको आपने धूप में लगाया। उन्हीं 5 कपड़ों को अगले दिन फिर धो के देता हूं और बोलता हूं, या मैं दूसरा सेट आपको दे देता हूं जिसको आपने क्या कर दिया, रूम में रख दिया। सेम 5 कपड़े हैं, सेम 5 कपड़े, सेम साइज, सेम लेंथ, सेम थिकनेस, सेम कंपनी के हैं। 5 को आपको बोला बाहर लगाओ धूप में और 5 को बोला रूम में लगाओ। कौन सा जल्दी सूखेगा? 5 को आपको बाहर लगाना है और 5 को आपको रूम में लगाना है। कैसे लगाओगे? कौन सा सबसे पहले सूखेगा, सोचो। तो देखो, अगर ये आपका ए है जिसको आपने सनलाइट में रखा और दूसरा आपका बी है जिसको आपने रूम में रखा है, ठीक है ना, तो कौन सा जल्दी सूखेगा? ये जो ए विल ड्राई फास्टर, यानी ये जल्दी सूखेगा फास्टर देन बी। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ए इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सनलाइट। मेरी बात को समझिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो ए है वो सूरज की रोशनी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और सूरज की रोशनी जो होती है उसमें गर्मी होती है। उसका एक कंपोनेंट होता है, फॉर नॉलेज समझ लीजिए, इंफ्रारेड वेव्स होती है उसके अंदर, जिस वजह से हमें गर्मी महसूस होती है। ठंड का मौसम होता है, हम धूप में बैठ जाते हैं ना, ओ बढ़िया धूप में बैठेंगे, गर्मी लगेगी, मजा आएगा। क्यों? क्योंकि सूरज की धूप के अंदर एक हीट वाला कंपोनेंट है, उसे बोलते हैं इंफ्रारेड वेव्स, प्लीज रिमेंबर। तो अब ये सूरज की रोशनी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। और इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, मुझे बताइए। इवेपोरेशन प्रोसेस में हमारा जो पानी है वो बेसिकली, उसको जब हीट मिलेगी तो वो बेसिकली वाटर वेपर बन जाएगा। इतनी बेसिक सी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यही तो इवेपोरेशन प्रोसेस है। अब ये जो हीट मिलेगी, जब ये इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा तो हीट ज्यादा मिलेगी, जल्दी उड़ेगा। समझदारी की बात है ना, कि इवेपोरेशन का मतलब है कि पानी का भाप बन के उड़ जाना। तो इसको हीट चाहिए, नेचुरल सोर्स है। नेचुरल सोर्स आपका क्या है? सनलाइट है। अब डायरेक्टली अगर तुम सनलाइट के कांटेक्ट में रखोगे तो उसका रेट तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा ना भाई, ये जल्दी उड़ेगा, क्योंकि यहां पे इवेपोरेशन होना, हीट की जरूरत है, और ये हीट की सोर्स क्या है? सनलाइट इसका हीट का सोर्स है, ठीक है ना। तो यहां पर होगा क्या? स्पीड ऑफ इवेपोरेशन, स्पीड ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। बहुत बढ़िया सुनील सर, बहुत अच्छी बात है। तो इवेपोरेशन को जो स्पीड है वो बेसिकली आपका बढ़ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या? अब जब तुम रूम में रहोगे तो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि सुनील भाई फिर तो बी वाले में इवेपोरेशन होना ही नहीं चाहिए, वहां तो धूप हो ही नहीं रही है। यही तो मस्त बात है, यही तो मस्त बात है कि जो धूप पड़ती है तो वो आसपास की सराउंडिंग एयर को भी गर्म करती जाती है, ठीक है ना। तुम्हारे दिमाग में होगा कि यहां तो फिर कपड़े सूखने ही नहीं चाहिए, ठीक है, यहां पर कैसे सूखेंगे? होता क्या है कि इवेपोरेशन जो है, एक तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसका जो चीज़ों का भाप में कन्वर्ट होना है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट उसमें जो मेजर फैक्टर है वो बेसिकली सनलाइट तो है ही, धूप तो है ही, है ना। लेकिन और भी फैक्टर्स है, जैसे किसी दिन बहुत तेज तूफान चल रहा है, मतलब बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, उस दिन भी कपड़े जल्दी सूखते हैं, ठीक है। अभी आगे चल के तो तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें और मजा आएगा 9th क्लास में जब भी पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन तुम्हें इतना भी समझ में आना चाहिए कि यहां पर सराउंडिंग एयर इज हीटेड बिकॉज ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। तो इसीलिए इसके अंदर से भी पानी उड़ जाता है,
ठीक है ना। इसके अंदर से भी पानी इसलिए उड़ जाता है क्योंकि धूप कहीं ना कहीं तो पड़ रही है, तो ऐसा होता है कि अंदर वाली हवा भी धीरे धीरे गर्म हो जाती है। तुम देखना जिस दिन धूप नहीं पड़ रही होगी ना, उस दिन टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बहुत लोअर डाउन हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है, अंदर भी ठंड लगेगी, बाहर भी ठंड लगेगी। लेकिन अगर धूप रहेगी तो बाहर की हवा और अंदर सब जगह टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है। ठीक है, अब ये बस क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, इसलिए इस पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में तो इंपैक्ट कम होगा। ठीक है ना, क्योंकि हवा में जो हीट है उसका ट्रांसफर तो होता ही है। लेकिन अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो यहां ज्यादा होगा, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं तो यहां कम होगा। इसीलिए यहां पर जो कपड़ों से पानी के उड़ने की स्पीड है वो ज्यादा होगी, यहां पे कम, यहां पे ज्यादा होगी, यहां पे कम होगी। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। अगर तुमने डायरेक्ट धूप में रखे हैं और अगर तुमने डायरेक्ट धूप में नहीं रखे हैं तो क्या होगा। डायरेक्ट धूप में रखे हैं, सनलाइट के कांटेक्ट में है, सनलाइट के अंदर एक कंपोनेंट होता है हीट कंपोनेंट, दैट इज इंफ्रारेड वेव्स, और इवेपोरेशन इज वाटर का कन्वर्जन इनटू वाटर वेपर। तो यहां से डायरेक्ट अगर हीट मिल जाएगी तो उड़ने का रेट जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहां पर क्या होगा कि जब धूप पड़ती है तो वो सराउंडिंग एयर, पूरी की पूरी एयर तो सर्कुलेट हो रही है, उसको भी गर्म करती है। तो इसको हीट तो मिल रही है सन से, लेकिन इनडायरेक्टली मिल रही है, डायरेक्टली नहीं मिल रही है, इसलिए इसका जो रेट है वो बेसिकली कम होगा। अब ये वही तरीका हो गया ना, अब मैं तुम्हारा हाथ डायरेक्ट गैस के ऊपर रख दूं तो एकदम ज्यादा जलेगा, और मैं गैस की जगह तपेला रखा, तपेले पे लगाऊं, तो दोनों का क्या है, डिफरेंस तो है। अब डायरेक्ट हाथ रख दूंगा पूरा गायब ही हो जाएगा हाथ तुम्हारा, और किसी तपेले पे रखोगे यानी इनडायरेक्ट, ये वो तरीका है, समझ रहे हो। ठीक है भैया, ऑलराइट। नाउ बैक टू ओशंस। अब देखिए बैक टू ओशंस कैसे कैसे जाता है, मैंने आपको बताया बैक टू ओशंस जाने के तरीके क्या क्या है। अब अगर हमारा पानी जो है, ठीक है ना, अब हमारा जो पानी है जो हमें बेसिकली ओशन से मिला था वो वापस कैसे जाएगा, बरसेगा तो चला जाएगा, सिंपल सी बात है ना। ऑलमोस्ट ऑल द लैंड सर्फेसेज आर अबव द लेवल ऑफ द ओशंस, हमें ये पता है कि ऑल द लैंड सर्फेसेज आर अबव द लेवल ऑफ ओशंस। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू ओशंस, ये वापस आपके समुद्र के अंदर चला ही जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जो समुद्र, जो ओशंस और सागर है ना, समुद्र और सागर वो जमीन के लेवल से थोड़े से नीचे हैं, तो इस सारा का सारा जो पानी बहता है, अब देखिए ओशन से आपके बादल बने ना, ओशन से पानी इवेपोरेट हुआ, ठंडा हुआ, हर जगह बारिश हुई। अब हर जगह बारिश हुई तो वहां पर पानी का लेवल बढ़ गया, भाई नदियां बहने लगी, तालाब बहने लगे, है ना, सब जगह पानी आ गया। अब वो होता क्या कि वो सारी बह के वापस ओशंस में ही आती हैं, क्योंकि ओशंस नीचे, ये बह के सारे कहां आएंगे, फिर से समुद्र में आएंगे, फिर से समुद्र से पानी उड़ेगा, बारिश होगी, फिर से बह के समुद्र में आएंगे, फिर से ऐसा होगा, हर जगह ऐसा ही चलता रहता है। इसीलिए पानी का लेवल जो है पूरी अर्थ पे क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा। ठीक है। A part of the rainwater gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil. Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. देखिए अब ये क्या कह रहा है, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया, क्या है ये। तो मोस्ट ऑफ द लैंड सर्फेस इज अबव द लेवल ऑफ ओशन, ठीक है ना। तो ये कैसे होगा, उसके बाद यहां पर रिवर्स एंड अदर स्ट्रीम्स फाइनली falls into oceans and seas। अब ये फाइनली तो उसी के अंदर जा रही है ना, तो इस वजह से होता क्या है कि इनका जमीन से लेवल नीचे है, यहां से पानी उड़ा, ठंडा हुआ, बादल बन के बरसे, इन नदियों में पानी आई, नदियां फिर से जाके कहां गिरती है, नदियां फिर से जाके ओशन में गिरती है, उसका पानी उसी के पास वापस आ जाता है। ठीक है। अब ये आगे लिखा है, पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपीयर इनटू द सॉइल, दैट इज ग्राउंड वाटर के फॉर्मेट में। ग्राउंड वाटर, जमीन का जो पानी है, जब बारिश होती है तो ग्राउंड का जो वाटर है वो बेसिकली रिचार्ज होता रहता है। ठीक है ना, इसी वजह से कुओं में पानी आता है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, नहीं तो आप अभी पढ़ रहे हैं। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, ये वापस इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन से एयर में आ जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि क्या हो रहा है कि आपका पानी बरसा, इस चीज को थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा। एक तरीका तो आपको ये समझ में आ गया कि नदियां ये सब वापस कूद के अंदर जाएंगी तो वापस पानी ओशन में आ जाएगा। दूसरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये तो बात नंबर 1 थी। बात नंबर 2 को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब कुछ पानी जो है वो ग्राउंड ने एब्जॉर्ब कर लिया है खुद को रिचार्ज करने के लिए, ठीक है, दैट इज बेसिकली ग्राउंड वाटर का रिचार्ज हो रहा है। लेकिन कुछ पानी जो मैंने आपको कहा था कि सॉइल वाटर लूज करती है, मैंने आपको क्या कहा था, सॉइल वाटर लूज करती है, ठीक है, ये इवेपोरेशन से आएगा और कुछ प्लांट्स की तरफ से आएगा। प्लांट्स भी तो लूज करेंगे ना, बाय प्लांट्स, किसके थ्रू, बाय प्लांट्स। सॉइल से इवेपोरेशन हो जाएगा, ठीक है ना, सॉइल से इवेपोरेशन हो जाएगा और यहां से ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। तो अब जो पानी आप लोगों ने इनको दिया था,
जो पानी आपने इनको दिया था ये वापस उड़ जाएगा, फिर से बादल बनेंगे, फिर से बरसेगा, ये पानी वापस इनसे उधर ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपीयर इन द सॉइल। अब जो कुछ पार्ट इसका है, समझ रहे हो एक बात, कि तुम्हारी बारिश हुई, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, अब ये ग्राउंड का कुछ पानी तो रिचार्ज हो गया, लेकिन उससे फिर कुछ पानी इवेपोरेट होता है, फिर कुछ पानी इवेपोरेट होता है। तुम्हारी बारिश हुई, जमीन का जो सॉइल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसके अंदर पानी गया, अब कुछ पानी फिर से इवेपोरेट होगा, फिर से ठंडा होगा, फिर से बारिश होगी। अब ये हो सकता है कि ये बारिश जो है टू द ओशन हो जाए, ठीक है ना, रेन्स इनटू ओशन। अब ये भी एक तरीका हो सकता है कि ये जो पानी है ये वापस बारिश बन के सीधा समुद्र में जाके गिर जाए, अगेन अवे, है ना। तो क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि यहां पर ये सारा का सारे पानी मेजरली, ये आपका मेजर केस है, ये आपका मेजर केस है, ये तो मैंने आपको माइनर केस एक बताया कि ऐसा भी होता है कि इनडायरेक्टली तो उसके पास वापस जा ही रहा है ना। तो मेजर केस क्या है कि जो ओशियंस का लेवल है वो आपके लैंड के लेवल से नीचे है, मतलब एक इंक्लिनेशन है, तो सारे जो रिवर्स और ये सब भर जाते हैं, एट द एंड वो कूदेंगे वापस ओशियंस के अंदर, है ना। ये तो होता ही है। अब ऐसा हो सकता है कि जो कुछ रेन वाटर आपका ग्राउंड में रिचार्ज हुआ था, ये केस हम समझ रहे हैं, कुछ पानी वापस इवेपोरेट कर जाएगा, फिर कंडेंस करके प्रेसिपिटेशन होगा, ऐसे ही ट्रांसपिरेशन होगा, जो प्लांट्स वाटर लूज करेंगे उनका भी होगा, ऐसे ही लैंड से भी जाएगा, अलग अलग सोर्सेस से फिर बारिश होगी, और ये हो सकता है कि ये रेन्स इनटू ओशन, ओशंस में ही बरस जाए। लेकिन ये माइनर केस है, ये माइनर केस है, मेजर केस यही है, ठीक है। तेरा तुझको अर्पण वाला केस है, समझ में आया, समझ में आ गई बात। चलिए, व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली, मान लीजिए बहुत जोरदार बारिश आती है, समझदार बच्चे हैं आप, अगर जोरदार बारिश आती है और अगर हमारा मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है, हमारी जो नालियां हैं वो अच्छे से बनी हुई नहीं है, उनमें पानी जम जाता है, या हमारे आसपास में जो चीजें हैं उनको, मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम अगर प्रॉपर होगा तो क्या है, नालियों के थ्रू पानी बह जाएगा, किसी ना किसी वाटर बॉडी में चला जाएगा। लेकिन अगर वो अच्छे से बनी हुई नहीं है तो वो पानी क्या होगा, वो पानी भरने लगेगा, है ना। So heavy rains may lead to rise in the level of the water in the rivers, lakes, ponds and thus causing the floods। यानी इसको कहते हैं बाढ़ आना। क्या कहते हैं? बाढ़ आ चुकी है, अब इसको कहते हैं फ्लड्स आना। In our country, floods cause excessive damage to the crops, domestic animals, property and the human life। देखिए, अभी थोड़े टाइम पहले बैंगलोर में बाढ़ आई थी, गुड़गांव में आपकी बाढ़ आई थी, तो आपने देखा कि जब बाढ़ आती है तो इससे बहुत दिक्कतें होती है। एक तो आपका चीजें मूव नहीं कर सकती, है ना। दूसरा, जो भी आप मान लीजिए कोई खाने पीने की चीज आपको मंगानी है ना, तो आप बाहर से जाके लेके आ सकते हैं ना, वो चीज आ सकती है। उसके बाद ये क्रॉप्स को बहुत ज्यादा डैमेज करती है, ठीक है ना। जो क्रॉप्स को पानी नीचे, उनको एक्सेसिव पानी मिल जाता है, सारी क्रॉप्स बर्बाद हो जाती है। एनिमल्स आपके जो है वो बेचारे बह जाते हैं, डूब के मर जाते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज का नुकसान होता है, उनकी नींव में पानी चला जाता है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, ठीक है। ह्यूमन लाइफ का बहुत सारा नुकसान होता है। लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, बाढ़ आई हुई थी, पता नहीं कहाँ कुआं का क्या धड़ जाके गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, गाड़ियां खराब हो जाती है, गाड़ियां डूब जाती है। सो ह्यूज लॉस होता है जब बेसिकली आपकी बाढ़ आती है। तो इतना ज्यादा भी पानी नहीं बरसना चाहिए कि फिर हमारे जीवन पे हानिकारक हो जाए, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। तो ये चीज हमें समझ में आ रही है। अब इसका इन्वर्ट केस पढ़ते हैं। देखिए, एक तो होगा कि जब बाढ़ आ जाए, और एक होगा जब बेसिकली सूखा पड़ जाए, समझ रहे हो। अब एक होता है, इसको बेसिकली कहते हैं कि सूखा पड़ जाना। सूखा, लोग कहते हैं राजस्थान में सूखा पड़ता है, अब तो नहीं पड़ता है, पहले पड़ता था, अब नहीं पड़ता है। तो होता क्या है, द लेवल ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड्स एंड द वॉल्स wells of the region goes down and some of them may even dry up। तो होता क्या है, जो तुम्हारे तालाब है या जो कुएं वो सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुओं के अंदर पानी आता है जमीन के अंदर के पानी जो है, ग्राउंड वाटर जो होता है उससे, ठीक है। अब ये सूख गए हैं तो ये तुम्हारे वेल सूख गए हैं, some of them may even dry up, the ground water may also become scarce। ग्राउंड वाटर बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है, इसको बोलते हैं ड्राउट कंडीशन, यानी सूखा पड़ना। कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए बारिश ही नहीं आई, बारिश नहीं आई, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए बारिश नहीं आई, एक पर्टिकुलर रीजन में अच्छे से बारिश नहीं पड़ी। अब बारिश नहीं पड़ने से होगा क्या, सोचिए क्या होगा। बारिश नहीं पड़ेगी तो अभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए बारिश होती है तो आपके रिवर्स में पानी आता है, लेक्स में पानी आता है, पॉन्ड्स में पानी आता है, और आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। कहां कहां पे पानी आता है? ड्यू टू रेन्स। रेन्स फिल किस किस को फिल करती है? आपके रिवर्स को फिल करती है, आपकी लेक्स को फिल करती है, आपके पॉन्ड्स को फिल करती है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है, ठीक है। और ये ग्राउंड वाटर किसको फिल करता है? फर्दर फिल्स
द वेल्स, यानी जो आपके कुएं होते हैं उनको भर देता है। ठीक है, जमीन के अंदर अगर पानी आएगा तो कुएं में पानी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देखिए आपकी रिवर्स जो होती है इनमें पानी आता है, लेक्स में आ जाता है, पॉन्ड्स में आ जाता है, यानी झील में आ जाता है, तालाब में आ जाता है, जमीन के अंदर का पानी रिचार्ज होता है, तो ये फर्दर कुओं में पानी आ जाता है। अब अगर बारिश नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी बारिश नहीं होगी तो इनमें पानी कहां से आएगा? ना तो रिवर्स में पानी आएगा, ना लेक्स में आएगा, ना बेसिकली पॉन्ड्स में आएगा, ना ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। एक तरीके से कुएं आपके सूखे पड़ जाएंगे। तो यहां पर इस कंडीशन को बेसिकली हम कहते हैं ड्राउट कंडीशन, यानी बेसिकली सूखा पड़ जाना। समझ रहे हैं? दिस लीड्स टू द स्कैरसिटी ऑफ फूड, फॉडर एंड एडवर्सली इफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब देखिए अगर आपके पास पानी नहीं होगा तो आपकी क्रॉप्स नहीं उगेगी, है ना, फॉडर मतलब इनका चारा नहीं बनेगा, ना तो आपका खाना उगेगा ना आपका चारा बनेगा, एंड इट एडवर्सली इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब ये जो ग्राउंड वाटर है इससे भी क्या होगा, यहां से पानी उड़ जाएगा। और अगर हम सॉइल की बात करें, सॉइल लूजेज वाटर एंड बिकम्स ड्राई। आपकी जो मिट्टी है ये भी पानी धीरे धीरे क्या करेगी, लूज करेगी। हमें तो पता है ना कि पानी, अगर पानी नहीं आ रहा तो धूप तो पड़ी रही है ना। देखो पानी नहीं आ रहा है, धूप तो आ ही रही है, धूप आ रही है तो ये तो अपना बेसिकली पानी लूज करती जाएगी। धूप तो पड़ी रही है, पानी तो उड़ ही रहा है, और ये एक तरीके से क्या हो जाएगी, सूखी पड़ जाएगी। जब तक वापस पानी ना आए तब तक ये गीली नहीं होगी। अब जो पानी है, धूप आ रही है, धड़ 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 सूखे जा रही है, ऐसी कंडीशन हो जाती है, ऐसी दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें क्यों पड़ रही है आपको पता है? ये दरारें इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि इसके अंदर से जो पानी है वो इवेपोरेट करके जा चुका है, बिल्कुल सूख चुका है, इवेपोरेट करके पानी जा चुका है। इसको बेसिकली कहते हैं वाटर वेपर, यानी पानी पूरा ही निकल गया वहां से। इसको कहते हैं ड्राउट, यानी सूखा पड़ना, बिल्कुल सूख गया है, पानी बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हो? पानी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर बारिश अच्छे से नहीं होगी तो ना तो आपका नदियों में पानी आएगा, ना आपका तालाब में आएगा, ना आपका झील में आएगा, ना ही आपका ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे का जो पानी वो रिचार्ज होगा। जमीन के नीचे का पानी कैसे रिचार्ज होता है, जल्दी से बताओ। जो जमीन है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन, है ना। सीपेज जो वाटर होता है, जमीन पानी को एब्जॉर्ब करती है, जिससे ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता है। ये बढ़ता है तो तुम्हारे कुओं में पानी आता है। अब ये नहीं आएगा तो कुओं में पानी नहीं आएगा, सब सूख जाएगा, जमीन सूख रही है, सॉइल में जो पानी है वो भी उड़ता जा रहा है। ठीक है ना? जब तक बरसेगा नहीं तो सूख जाएगी, ऐसे सूख जाएगी तो ऐसा हो जाएगा कंडीशन। फिर ना तुम्हारे फूड उग पाएगा, क्रॉप कहां से होगी, उसको पानी चाहिए उगने के लिए, ना तो क्रॉप्स उगेगी, ना तुम्हारा चारा होगा, तो ना तो जानवर जिंदा रहेंगे ना इंसान जिंदा रहेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन हो जाती है ड्राउट की। ठीक है भैया, अब इसको बचाना कैसे फिर? ठीक है ना? अब सुनील भैया इसको बचाना कैसे? ये तो हो गया कि उड़ जाता है, कर जाता है, हम क्या दिमाग लगा सकते हैं? देखिए, वाटर इज अ वेरी प्रीशियस रिसोर्स, आपको ये समझना पड़ेगा, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर ऑन द अर्थ इज वेरी लेस, सो वाटर नीड्स टू बी सेव्ड, कंजर्व्ड एंड यूज्ड वाइजली। यानी पानी जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे यूज के लिए अवेलेबल है, दैट इज फ्रेश वाटर, उसको हमें समझदारी से यूज करना है, उसको हमें बचाना है, हमें दिमाग लगा के यूज करना है। ऐसा नहीं कि नल चालू है तो चालू ही पड़ा हुआ है, हम जबरदस्ती कार में एकदम भर पानी लगा के धो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है प्यारे बच्चों। ठीक है? तो सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन कंजर्व द वाटर आर, हम क्या क्या कर सकते हैं पानी को बचाने के लिए। अगर आपके घर में कोई पाइप्स हैं जिनमें से पानी लीक कर रहा है, टैप्स में से पानी लीक कर रहा है, प्लीज उसे जाके रिपेयर करवाएं। पानी की हर एक बूंद कीमती है। और क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, आप जब भी ब्रश कर रहे होते, कुछ बच्चे करते नल चालू करके ब्रश कर रहे होते, चालू है, बंद कर दीजिए, मत करिए। उसके बाद आप छोटे बात लें, ऐसा नहीं कि 4-4, 5-5 बाल्टी डाल के, ओ भैया हम तो पूरे गोरे चिट्टे होके आएंगे बाहर से। आधी बाल्टी में भी हो सकता है, एक बाल्टी में भी हो सकता है भाई। ठीक है? यूज द वाटर फ्रॉम वॉशिंग वेजिटेबल्स एटसेट्रा टू वाटर द प्लांट्स। आपने अगर मान लीजिए वेजिटेबल्स को धोया पानी में, तो उस पानी को पेड़ पौधों में डाल दो, फेंकने की जरूरत क्या है, रीयूज करो उस पानी का। क्या करोगे उस पानी का, आप लोग यहां पे रीयूज करो। एक तरीके से ये क्या हो गया, आप एक तरीके से पानी को रीयूज कर रहे हैं। ठीक है? यहां पर आप लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे आप लोग पानी के कंजम्पशन को एक तरीके से रिड्यूस कर रहे हैं, है ना। कंजम्पशन को बेसिकली छोटा बात लेना है, पानी को यहां पे बंद कर देना है, रिपेयर करना है, एक तरीके से इसको क्या कर रहे हैं आप, रिड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद
यूज वॉशिंग मशीन ओनली व्हेन इट इज फुल्ली लोडेड, है ना, पूरी भर जाए तो ही उसके बाद यूज करो, ऐसा नहीं कि आधी आधी में बार बार पानी डाले जा रहे हो, पूरा का पूरा, है ना। उसके बाद यूज अ बकेट टू वॉश द व्हीकल्स इंस्टीड ऑफ अ होज, ऐसा लगेगा पाइप लगा जुर्र करके 6-8 बाल्टी बहा देते हैं, एक बाल्टी से डोल दो यार, ठीक है। वाटर लॉन्स एंड गार्डन्स ओनली व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो तभी आप बेसिकली पानी दें, साफ करें। रीयूज वाटर एज मच एज पॉसिबल, जितना आप पानी को रीयूज कर सकते हैं अवेलेबल पानी को उतना रीयूज करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये तो समझदारी वाली बातें हुई। अब कुछ और ज्यादा समझदार लोग क्या करते हैं, आइए वो जानते हैं, उस चीज को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो बारिश का पानी आता है वो बहता है ना, नालियों में से निकल के चला जाता है, इससे बढ़िया इस पानी को हम बचाते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं इस पानी को बचाने के लिए सुनील भैया? तो देखिए आप लोग रेन वाटर के लिए आप क्या कर सकते हैं। सो रेन वाटर टेक्निक या रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द कलेक्शन एंड द स्टोरेज ऑफ द रेन वाटर रेदर देन अलाउइंग इट टू रन ऑफ, यानी कि आपका जो बारिश का पानी आता है इसे आप जमा करें, ये एक फ्रेश वाटर है, इसे जमा करें ताकि आप फ्यूचर में से यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेदर देन इसको आप बहने दे जाएं या डूब रहा है चाह रहा है, नहीं, उसे हमें रोकना है, हमें स्टोर करना है, उसे डिफरेंट चीजों में यूज करना है, इस्तेमाल करना है। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। फिर उस पानी को साफ किया जाता है एंड इसको यूज किया जाता है। क्लास 7th में आप इसको पढ़ेंगे कि इसको साफ कैसे किया जाता है, ठीक है। आइए, so 2 ways of rainwater harvesting are as follows. The very first is rooftop rainwater harvesting, है ना, और दूसरा बेसिकली तरीका है deep pit rainwater harvesting। क्या तरीका होता है, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रूफटॉप यानी बेसिकली छतों के ऊपर टैंक बना देते हैं। करते क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका बेसिकली घर है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि ये आपका घर है, इस घर में इसके ऊपर छत पे ये जो छत है ये आपकी मान लीजिए छत है, ठीक है ना, ये आपके मान लीजिए क्या है, रूफ है। तो इस रूफ पे क्या बना दिया जाएगा, रूफ पे यानी छत पे यहां पर एक ऐसे टैंक बना देते हैं ये लोग, है ना, ताकि इसके अंदर जो है बारिश का जो पानी है इसको बेसिकली स्टोर किया जा सके। एक तो तरीका ये है कि बारिश का पानी को हम स्टोर कर लें और वो बहे ना नालियों में इधर उधर, हमने रोक लिया, दैट इज छत के ऊपर। और फिर फर्दर इसको जहां यूज करना है आप उसको यूज कीजिए। बहुत सारे कॉलेजेस, जैसे मैं अपने कॉलेज की बात बताऊं, मेरे कॉलेज में एक लेक बना रखी थी, आर्टिफिशियल लेक, खड्डा खोदा हुआ था बहुत बढ़िया सा, ऐसा डीप पिट रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हुई थी, खड्डा खोदा हुआ था, बोले बारिश पड़ेगी बढ़िया खड्डे में पानी भर जाएगा मस्त। फिर उसको क्या करते थे, साफ करते थे पूरा बढ़िया से और उसको फिर सप्लाई कर देते थे। बहुत बढ़िया टेक्निक है। तो एक तो है कि आप छत के ऊपर बनाए, दूसरा बेसिकली क्या होता है कि जैसे कहीं पे आप रह रहे हैं तो बहुत बड़ा लोग क्या करते हैं, ऐसे बड़ा सा खड्डा बनाते हैं, ये पिट बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सोसाइटी है, ये सोसाइटी है, ये आपकी सोसाइटी है, ये आपकी सोसाइटी है, ठीक है, ये आपकी मान लीजिए सोसाइटी है और यहां पर आपका क्या है, खड्डा है। तो अब इस खड्डे में क्या होगा, बारिश का पानी बेसिकली पूरा का पूरा कलेक्ट हो जाएगा, है ना। इस पानी की बेसिकली क्या करेंगे, प्रोसेसिंग एंड क्लीनिंग कराएंगे, प्रोसेसिंग एंड क्लीनिंग करवाएंगे एंड वाटर को सप्लाई टू द सोसाइटी, ठीक है। तो हमारे कॉलेज में बेटा क्या होता था, यही तरीके से क्या किया जाता था कि कॉलेज के अंदर इन कॉलेज लेक थी, पानी भरता था, उसी पानी को साफ करके प्रोसेस करवा के हमें दिया जाता था। ये होता है डीप पिट। पिट का मतलब होता है खड्डा बनाना। तो डीप पिट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पिट मतलब अंदर ही खड्डा बनाना, जमीन के अंदर पानी स्टोर करना और फिर उसको यूज करना। ऐसे भी कर सकते हो कि आप रूफ टॉप से पाइप लगा दो जमीन के अंदर, ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे कनेक्ट करेंगे, अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, ठीक है बेटा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक तुमको बताता हूं बढ़िया सा। अब मान लो कि तुमने यहाँ पे बारिश का पानी यहाँ पे रूफटॉप पे इकट्ठा किया, कुछ लोग क्या करते हैं, इससे लगाते हैं बढ़िया सा पाइप, ठीक है, और इसको सीधा जमीन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है ना। ये आपने पिट यानी सीधा जमीन के अंदर डाल दिया। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है कि एक तो आपने क्या किया, रूफटॉप पे छत पे स्टोर करा, एक आपने डायरेक्ट खड्डा बनाया। कुछ लोग क्या करते हैं, रूफटॉप पे पानी स्टोर करते हैं, सीधा जमीन के अंदर डाल देते हैं उस पानी को, बोले कि भैया जमीन का पानी रिचार्ज हो जाएगा, बढ़िया मजा आ जाएगा, उसको रीयूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं। अब कुछ ट्रेडिशनल तरीके क्या होते हैं, जैसे राजस्थान के अंदर क्या होता है, बावड़ीज का सेटअप किया जाता था, बावरी, ठीक है ना, बावरीज का सेटअप होता था। ये एक तरीके से ये बावरीज का सेटअप जो है ना, ये बेसिकली क्या है, खड्डा बना के खड्डा बनाना। बावरी इज लाइक, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ बावरीज इन राजस्थान, है ना। ऐसे पिट्स खड्डे बनाए जाते थे पानी को स्टोर करने के लिए, है ना। किलों के अंदर आपको मिलेगा, जो फोर्ट्स होते हैं ना, फोर्ट्स में आप जाना, आपको ऐसी बहुत सारी बावरीज मिलेगी जहां पर पानी को अंदर स्टोर किया जाता है, मतलब अंदर ही खड्डा होता है, उसी के अंदर पानी स्टोर किया जाता है। यही वाला मॉडल है, ट्रेडिशनल वे में इसको कहते हैं बावड़ी। ये सेम मॉडल को कहते हैं बावड़ी, ठीक है ना। ये वो नहीं है कि अरे तू बावरी अरे छोरी, वो वाला बावरी नहीं, खड्डा है बावरी, ठीक है, वो बावली होता है। चलो ठीक है,
बहुत बढ़िया भैया, मजा आ रहा है। अब देखो फटाफट फटाफट एक सवाल और करेंगे। एन इंक्रीज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटीज, मॉल्स एटसेट्रा हैज लेड टू द डिक्रीज इन द लेवल्स ऑफ द ग्राउंड वाटर। अब मेरा ये सवाल है, समझना इसको, कि जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है सोसाइटीज का, मॉल्स का, उस वजह से जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो घट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे छोटा रीजन क्या है? सबसे बढ़िया रीजन ये मान लीजिए आपका नॉर्मल सरफेस है और ये सरफेस है जिस पे आपने क्या लगा दिए हैं? बढ़िया टाइल्स लगा दिए हैं, टाइल्स आफ्टर कंस्ट्रक्शन। तो एक आप दिमाग लगाना मेरी बात का, और ये नॉर्मल आपका ग्राउंड है। मुझे बताओ कि इनमें अगर यहां पे बारिश का पानी गिरता है, ये रेन वाटर है, ध्यान से सुनना बेटा, ये रेन वाटर है, और यहां पर भी अगर रेन वाटर गिरता है तो किसमें ये पानी अंदर जाएगा? किसमें पानी एब्जॉर्ब होगा? दिमाग लगाना कि यहां पर अगर ग्राउंड पे गिरता है और यहां पर टाइल्स पे गिरता है, किसमें एब्जॉर्ब होगा? यहां पर क्या होगा? सीपेज ऑफ वाटर। क्या होगा? सीपेज ऑफ वाटर। तो इस वजह से क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बेटा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इतनी बेसिक सी बात तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कि यहां पर पानी का सीपेज होगा, पानी एब्जॉर्ब होगा, जिस वजह से पानी का जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बेसिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रेन वाटर अगर ग्राउंड पे डायरेक्ट गिर रहा है तो जमीन तो एब्जॉर्ब कर लेगी ना, उसको सीपेज हो जाएगा, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जमीन उसको चूस लेगी, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा। अच्छी बात है। यहां पर क्या होता है? ये पानी तुम्हारा रन ऑफ हो जाता है, रन ऑफ। नो इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल। तो इस वजह से यहां पर मैं कह रहा था कि ये एक बेसिकली डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, इससे दिक्कत यह है कि आपने टाइल्स लगा दी, एकदम बढ़िया एडवांस फ्लोर्स लगा दिए, तो अब वहां पर तो आपका बारिश का पानी एब्जॉर्ब होगा नहीं, वो तो सीधा बह के चला जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल ग्राउंड्स होंगे तो वहां पे क्या होगा? ये पानी का जो है ये अर्थ में एब्जॉर्ब कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ये बेसिकली अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसका सीपेज हो जाएगा, मतलब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ये चूस लेगा इस पानी को, एंड ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आई होप ये आपको बात अच्छे से समझ में आ रही है। अब फटाफट रैपिड फायर खेलते हैं, जो मेरा फेवरेट है। फटाफट से आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है, स्क्रीन को पॉज करते जाना आंसर करने के लिए। फटाफट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल यू यूज मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर? आप सबसे कम पानी इसमें से किस एक्टिविटी में यूज करते हैं? नहाने में, ब्रशिंग ऑफ टीथ, वॉशिंग क्लोथ्स, या फिर मॉपिंग अ रूम? पोछा लगाने में, कपड़े धोने में, दांत साफ करने में, नहाने में। ये मत बोलना कि मैं तो नहाता ही नहीं हूं, पानी यूज कहां से होगा, इसलिए मैं बेदिंग में डाल दूंगा। कभी तो नहाए होगे, उस हिसाब से दांत साफ करने में। दांत साफ करने में मेरे को लगता है सबसे कम पानी यूज होता है, और आपको भी लगता होगा। ये मत कहना मैं तो नहाता ही नहीं हूं, ना तो मैं पोछा लगाता हूं, ना कपड़े धोता हूं। ये भी मुश्किल से कर लेता हूं जब घर वाले कह देते हैं हिस्सा मत किनर यार बेटा, यार बुरा लग जाएगा मेरे को, ठीक है ना। सुनील भैया को अच्छा नहीं लगेगा, ये सब करना है तुमको, नहाना भी है, दांत भी साफ करने हैं, कपड़े भी धोने हैं, और जमीन भी साफ करनी है बेटा। ठीक है, ओके भैया, ओके, आपने कहा तो करेंगे। ऑलराइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द इवेपोरेशन विल बी स्लोएस्ट? सबसे इजी हो जाएगा। अ ट्रे ऑफ वाटर केप्ट इन सनलाइट, अ केटल ऑफ वाटर केप्ट ऑन अ बर्नर, अ ग्लास ऑफ वाटर केप्ट इन अ रूम, अ बकेट ऑफ वाटर केप्ट ऑन रूफटॉप। देखो, स्क्रीन पॉज करो, सोचो और आंसर करो। देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अ ग्लास ऑफ वाटर केप्ट इन अ रूम। अब देखना, ये तो तुम्हारा धूप में पड़ा है, जल्दी उड़ेगा। यहां पर अ केटल ऑफ वाटर केप्ट ऑन बर्नर, यहां पर होगी बेसिकली बॉइलिंग, ये तो ज्यादा तेज होती है ना, ये तो तुम आर्टिफिशियल हीट दे रहे हो तो तेज होगी, भयंकर तेज होगी। ठीक है, यहां पे सनलाइट नहीं है तो इसको सिर्फ जो हवा है पंखे की तो उससे उड़ सकता है, दूसरा जो सराउंडिंग एयर गर्म होगी सनलाइट की वजह से उससे उड़ सकता है। कैप्टन रूफटॉप ये भी जल्दी उड़ेगा, इसको सनलाइट मिलेगी, विंड्स भी मिलेगी, तो सबसे जो आपका ज्यादा टाइम लेगा वो क्या होगा? ये होगा। ये तो धूप में रखा हुआ है, इसको भी धूप मिल जाएगी, हवा भी मिल जाएगी, हवा भी मिल जाएगी, इसको सिर्फ हवा मिलेगी, धूप नहीं मिलेगी, और ये तो भैया आर्टिफिशियल है, सबसे जल्दी यही उड़ेगा। ठीक है ना, बॉइलिंग हमेशा तेज होती है। ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स क्या करते हैं? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ट्रांसपिरेशन में प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स बेसिकली क्या करते हैं? वो वाटर वेपर को रिलीज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। आखिरी हमारा कैच वाटर वेयर इट फॉल्स इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड। जहां जहां पानी गिरे उसे कलेक्ट कर लो। ये किसका आइडिया है? ये किस चीज के बारे में है? रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, मेकिंग द ड्रीम्स टू स्टोर वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। तो ये किस चीज के ऊपर आता है? दिस इज बेसिकली द आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
जहां जहां पानी गिरे उसे बेसिकली बचा लो, उससे बेसिकली कैच कर लो, पकड़ लो और फिर उसको बेसिकली रीयूज कर लो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। मैं जितना आपको डेप्थ में लेके जा सकता था मैं वहां पर लेकर गया हूं। अगर कुछ टर्म्स आपको एडवांस लगे हैं तो आप देखिएगा, मैंने उनके मतलब को बताया है बार बार, नहीं तो आप गूगल की मदद भी ले सकते हैं, यहाँ पे उसकी सहायता ले सकते हैं। इस चैप्टर की वीडियो देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी का रीड जरूर से करें, अपने नोट्स बनाएं। एंड मैं चाहता हूं कि पानी के बारे में आप सबसे पहले फ्रेश वाटर का ब्रेकअप डालें, जो मैंने आपको जैसे बताया आइस कैप्स के अंदर है, लेक्स के अंदर है, रिवर्स के अंदर है, ग्राउंड वाटर के अंदर है, उसका एक परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप मुझे चैट बॉक्स में यानी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। एंड आप पानी को कहां कहां यूज करते हैं उस यूज के बारे में मैं जानना चाहता हूं। सो प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दिस इन टू द कमेंट सेक्शन। एंड अगले सेशन तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।